नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हाथरस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का नया मुकदमा। तीनों आरोपियों ने भेजा नोटिस, मांगे 1.5 करोड़ रुपए। 24 मार्च को होगी सुनवाई। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का किया दौरा। कल करेंगे सोमनाथ, द्वारका और गिर जिलों का दौरा। 3 भाषा नीति और परिसीमन को लेकर सीएम एमके स्टालिन ने 5 मार्च को बुलाई सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने किया बहिष्कार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के कई विधायकों ने हमारे मंत्रियों से किया है संपर्क। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा पंजाब में नशे के खिलाफ महायुद्ध, बेचने वालों को बख्शेंगे नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पूछे सवाल, कहा मोहन भागवत क्यों नहीं गए कुंभ, शिंदे पूछे सवाल। तिरुमाला को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग, आंध्र प्रदेश के टीडीटी ने केंद्र को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी और ईसी पर बड़ा आरोप, कहा बंगाल की वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है बीजेपी। तेलंगाना टनल हादसे में अपडेट, 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 9वां दिन। बीजेपी बोली मौजूदा और पहले की सरकारों की लापरवाही से हुआ सुरंग हादसा। सोशल एक्टिविस्ट शहला रशीद को कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं चलेगा देशद्रोह का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश। ट्रंप से बहस के बाद ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन में स्वागत, पीएम ने गले लगाकर कहा हम आपके साथ, सड़कों पर यूक्रेन के सपोर्ट में आए लोग। अवैध प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाना चाहता है ट्रंप प्रशासन, कोर्ट की सुनवाई के बिना हटाए जा सकने वाले अप्रवासियों की करी जा सकती है पहचान। इजराइल ने गाजा पट्टी में सहायता आपूर्ति पर लगाई रोक, हमास से शांति समझौता खत्म होने के बाद उठाया कदम। अंग्रेजी बनी अमेरिका की आधिकारिक भाषा, कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप बोले आएगी एकजुटता। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तीखी नोकझोंक से टेंशन में नाटो, यूक्रेनी राष्ट्रपति को दी सलाह, कहा ट्रंप के साथ अपने रिश्ते सुधारे ज़ेलेंस्की। पेटीएम को ईडी से मिला कारण बताओ नोटिस, 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला। कंपनी ने कहा सर्विसेज पर कोई असर नहीं। आईएमएफ की रिपोर्ट, 6.5% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी, रोजगार व विकास को बढ़ाने के लिए सुधारों की जरूरत। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मैच। 300वां वनडे खेलने उतरेंगे विराट। बर्थडे पर टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दिया तोहफा, बागी 4 से टाइगर का नया पोस्टर जारी। 5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। मीका सिंह को विपाशा के साथ काम करने का अफसोस, कहा मेरे प्रोजेक्ट में जबरदस्ती आई, नखरे की वजह से नहीं मिल रहा काम। रमजान का महीना इस्लामिक यानी हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। ये महीना शाबान के महीने के बाद शुरू होता है। रमजान में रोजा रखने की शुरुआत चांद पर नजर आने के अगले दिन से होती है। साल 2025 में 1 मार्च को चांद दिखने के बाद से भारत में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। 2 मार्च को रमजान का पहला रोजा रखा गया है। रमजान के महीने को रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना कहा जाता है। रमजान में दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में अपना ज्यादा समय बिताते हैं। रमजान में फज्र की नमाज से पहले मुसलमान भोजन खाते हैं जिसे सहरी कहते हैं, और फिर सूरज ढलने तक न तो कुछ खाते हैं और न ही पीते हैं। शाम को मगरिब की नमाज से पहले रोजा खोलते हैं जिसे इफ्तार कहा जाता है। इसके साथ ही रमजान के महीने में मुसलमान इशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के लिए रमजान का महीना बेहद पाक इसलिए भी माना गया है क्योंकि इसी पाक महीने में पैगंबर साहब को अल्लाह से कुरान की आयतें मिली थी।
यानी कुरान नाजिल हुआ था। रोजेदारों के लिए रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इबादत और नेकी के कामों को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया होता है। रमजान में रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज होता है, क्योंकि रोजा इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी हिस्सों में से एक है। कुछ मुसलमान रमजान में रोजे तो रखते हैं, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रोजा रखने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, पूरे दिन सोने से बचें। अक्सर लोग रमजान में रोजा रखकर पूरे दिन सोते हैं और इफ्तार के टाइम उठकर रोजा खोल देते हैं, लेकिन रमजान में रोजा रखकर पूरे दिन सोने से रोजे का कोई सवाब नहीं मिलता। इसीलिए रोजे में पूरे दिन सोने से बचना चाहिए। दूसरा, बुरे शब्दों का इस्तेमाल न करें। रोजा रखकर किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए और न ही किसी को लेकर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। रमजान में रोजा रखना अपनी नफ्स पर काबू रखने का बेहतरीन तरीका होता है, इसीलिए इसका ध्यान जरूर रखें। फिल्म या ड्रामा देखने से बचें। रमजान में रोजा रखकर कोई भी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा या कुछ भी ऐसा देखने से बचना चाहिए। रोजे के दौरान अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में ही बिताएं और इन चीजों को देखने से बचें। रोजे में न छोड़े नमाज। रमजान में रोजे की हालत में कुछ लोग सिर्फ सोए रहते हैं और अपनी नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स रोजे में जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो उसके रोजे का कोई सवाब नहीं मिलता। इसीलिए रोजे में 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें। गुस्से से दूर रहें। रोजे की हालत में अपने वालिदैन यानी माता पिता पर गुस्सा करने या ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। अगर आप रोजे में किसी पर भी गुस्सा करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ऐसे रोजे का कोई सवाब नहीं मिलता। गाना सुनने से बचें। रोजे के दौरान रोजेदार को गाना सुनने से दूर रहना चाहिए। रोजा रखने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि रोजा अपनी नफ्स पर काबू रखने का भी नाम है। इसीलिए रोजे की हालत में अपनी हर नफ्स पर काबू रखें और गाना सुनने या कुछ भी देखने से बचें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ 2019 में चलाए गए देशद्रोह के मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी है। बता दें कि जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो समय समय पर महिलाओं और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाती रही है। बता दें कि जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था, तो उस वक्त शहला ने कुछ ट्वीट्स किए थे। इसी के बाद उन पर देशद्रोह का मामला चलाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का आवेदन स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने एक आवेदन दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने शहला के खिलाफ केस चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है। आवेदन के मुताबिक एलजी का आदेश एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था। शहला रशीद पर आरोप था कि उन्होंने 18 अगस्त 2019 में सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ पोस्ट किए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसी दौरान उन्होंने भारतीय सेना पर जम्मू और कश्मीर में स्थानीय लोगों के घरों में कथित तौर पर घुसने का आरोप लगाया था। भारतीय सेना ने उनके इस दावे को निराधार कह खारिज कर दिया था। पिछले कुछ समय से शहला रशीद मोदी सरकार के समर्थन में बातें करती देखी गई हैं। कहा जा रहा है कि शहला रशीद का पाला बदलना उनके लिए लाभदायक रहा। हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्या केस को लेकर हड़कंप मच गया है। आखिर हिमानी का कातिल कौन है? सूटकेस के भीतर हिमानी की लाश ने सनसनी मचा दी है। अब तक हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ हिमानी की अच्छी खासी पहचान थी। हालांकि सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि किसने हिमानी की हत्या की। आपको बता दें कि शनिवार सुबह हिमानी का शव रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिला था। बॉडी सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई थी। हाथों में मेहंदी थी। पुलिस की माने तो हिमानी 3 दिनों से लापता थी और किसी शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। हिमानी नरवाल की हत्या से जुड़ी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, शनिवार सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती की लाश मिली। गले में चुन्नी लिपटी थी। जांच में पाया गया कि गला घोंटा गया।
दोपहर तक पहचान नहीं हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। शाम तक विधायक बीवी बत्रा ने युवती को कांग्रेस नेत्री हिमानी बताया। आपको बता दें कि हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस हत्यारों की तलाश करने के लिए उसके मोबाइल फोन को ट्रेस कर रही है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा उठ सकता है। वो आखिरी बार कहां गई थी, उसकी लोकेशन, उसने किस किस से बात की, कॉल डिटेल से इस बात का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा जिस सूटकेस में उसका शव फेंका गया उसका साइज काफी बड़ा है। पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच भी करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। हिमानी की हत्या में कई अनसुलझी बातें भी हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, हिमानी 3 दिनों से लापता थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। आपको बता दें कि हिमानी रोहतक में शादी में गई थी, इसके बाद वहां से लापता हुई। वहां से वो किसके साथ थी, ये भी अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। जिस सूटकेस में हिमानी का शव मिला वह नया है। शक है कि शव फेंकने के इरादे से ही सूटकेस को खरीदा गया। हत्या जिस तरह से की गई उससे यह भी शक है कि हत्यारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हत्यारे का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में कांग्रेस पार्टी की संघर्षशील कार्यकर्ता बहन हिमानी नरवाल की हत्या की खबर ने झकझोर दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उड़न खटोले पर सवार अहंकार में चूर है। सरकार से मांग है कि अपराधियों को अविलंब पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिवंगत आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में परिवारजनों को संबल प्रदान करें। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी, पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उड़न खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, SIT तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था NCRB के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का है। के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। अनिल विज ने कहा कि आरोप गंभीर है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इस बदलाव में 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का इकलौता प्रमाण होगा और इसके न होने पर जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस हफ्ते 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधनों को प्रभावी करते हुए एक ऑफिशियल नोट जारी किया गया था। इस नोट को लेकर अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि बदलावों के ऑफिशियल गजट में जारी होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों की जन्म तिथि के सबूत के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी संबंधित रजिस्ट्रार, नगर निगम या 1969 के अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी होनी चाहिए। इसके अलावा इस तारीख के पहले के आवेदक पुरानी प्रणाली के हिसाब से जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र,
पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्म तिथि अंकित हो। इन दस्तावेजों को पहले की तरह पासपोर्ट आवेदन के लिए मान्य माना जाएगा। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर शनिवार को कथित तौर पर हमला हुआ है। ये हमला जादवपुर यूनिवर्सिटी यानी जेयू कैंपस में हुआ है। हमले का आरोप एसएफआई प्रदर्शनकारियों पर लगा है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को घेर उनकी कार पर हमला किया। उन्होंने मंत्री बसु की कार के शीशे तोड़ दिए, जिनके लगने से उनके चोटिल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग का प्रदर्शन भी जारी है। प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु कोई पीसफुल एक कॉन्फ्रेंस में आया था। यहाँ माओ माकू का जो गुंडा राज है जादवपुर यूनिवर्सिटी ने उनको इतना पीटा है जो अभी अस्पताल में भर्ती है। इसके अगेंस्ट पे ही हम लोग रास्ते पे आए हैं। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उनपे। हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और ये ममता बनर्जी उनका शासनकाल है, हम लोग बहुत सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं, बट दे शुडंट टेक आवर सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी टू बी आवर वीकनेस। बता दें कि मंत्री बसु यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उन पर ये हमला हुआ। नीतीश सरकार का बजट करीब 3,15,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है और ये पिछले बजट से करीब 17% ज्यादा है। बजट 3 मार्च को पेश होगा। वेतन भत्तों, कर्ज उतारने और रोज के खर्चे पर कुल बजट का 39% खर्च हो रहा है। पिछले 3 सालों में राज्य सरकार के कर्ज में मामूली बढ़ोतरी हुई। अभी हर बिहार वासियों पर लगभग 4,000 रुपए का कर्ज है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय में 12% की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़कर 66,828 रुपए से ज्यादा हो गई। हालांकि विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 1% कम है, लेकिन प्रदेश अब भी तेलंगाना के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.47 लाख करोड़ रुपए 2011-12 से बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए 2023-24 हो गई है। राज्य का खर्च 2,52,082 करोड़ रहा और इसमें योजना मद में 1,01,835 करोड़ और अन्य खर्चों में 1,50,247 करोड़ रुपए का खर्च हुए हैं। 18 सालों में यानी कि 2005-2006 से लेकर 2023-24 में सामाजिक सेवाओं पर खर्च 13 गुना बढ़ा। साल 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य सरकार के राजस्व और पूंजीगत खर्चों में इजाफा देखने को मिला है। चलिए आपको बताते हैं कि 2024-25 के आर्थिक सर्वे की खास बातें क्या रही हैं। इसमें सबसे पहली बात, बिहार में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला बना। बिजली खपत में पटना आगे, गया दूसरे नंबर पर। टॉप 5 जिलों में मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। सड़कों और पुलों पर 2005-10 की तुलना में 2020-24 में 3.5 गुना से ज्यादा राशि खर्च हुई है। बिहार के औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। 5 सालों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सीजन दर में 62.25% की गिरावट दर्ज हुई। राज्य में 12 साल में वनाच्छादन में हुई 687 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई और महिला और पुरुष दोनों की श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़ी है। दोस्तों
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।